गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार आज फिर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आया हूं। आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आज हसीन क्लास होगी। आपकी जिंदगी को हसीन बना दिया जाएगा इस क्लास में, बिकॉज आज मेरा माइंड कूल है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीली कोठी कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है सोनीपत, बी जींद, सी हिसार, डी फतेहाबाद। बिल्कुल राइट आंसर है फतेहाबाद। फतेहाबाद को पुरानी हवेलियों का शहर भी कहते हैं। और पुरानी हवेली जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, बहुत ही अच्छी हवेली है। फतेहाबाद के टोहाना, टोहाना को नहरों का नगर कहते हैं और टोहाना में से ही आपको भाखड़ा नहर एंट्री करती हुई दिखाई देगी, जिसके जन्मदाता सर छोटू राम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मात्र 700 रुपए का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। राय मुकुंद दास का छत्ता, जिसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, ये कहां पर है? ए ऑप्शन पेवा, बी नारनौल, सी महम, डी थानेश्वर। राइट आंसर इज नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर राय मुकुंद दास का छत्ता है, जिसे बीरबल का छत्ता भी कहते हैं, जिसका निर्माण मुकुंद दास के द्वारा करवाया गया था। बट अगर आपसे बूढ़ियों का रंग महल पूछ लिया जाए तो आप लोग यमुनानगर आंसर दोगे। अगर नर नारायण गुफा पूछ ली जाए तो यमुनानगर आंसर दोगे। अगर किशोरी कुछ ऐसा किशोरी महल पूछ लिया जाए, होडल के अंदर किशोरी महल है, जिसका निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, श्री कृष्ण संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बताता है, बी भगवान श्री के जन्म के बारे में बताता है, सी भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराता है, बी सी इज द राइट आंसर। श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि आपको थानेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय है। इसका निर्माण 1987 में किया गया था, श्री कृष्ण संग्रहालय। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? लीला दुखी मत हो सिर को उठा, दुखी मत हो सिर को उठा, सिरसा के अंदर है। लीलाधर दुखी स्मारक सिरसा के अंदर है, जिसका निर्माण 2001 में करवाया गया था। अगर आपसे पुरातत्व संग्रहालय पूछ लिया जाए तो वो बताओगे आप झज्जर के अंदर, जिसका निर्माण 1956 में करवाया गया था स्वामी ओमानंद द्वारा, ओमानंद द्वारा। और अगर आप लोगों से गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय पूछ लिया जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर बताइएगा आप, बिल्कुल गलती मत कर देना। अगला क्वेश्चन, महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? महम, जहां पे एक टाइम पे मैं पढ़ाता भी था, महम की बाड़ी का निर्माण मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक दिन पृथ्वीराज चौहान उसका निर्माण करवा रहे थे। महम की बावड़ी, यहीं पर आपको महम के अंदर ही शाहजहां की बावड़ी भी देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण सुद्दो कलाल के द्वारा करवाया गया। सुद्दो कलाल 1656 में करवाया गया था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन, बाग वाला तालाब, अरे बागों में फिर झूले पड़ गए। ए ऑप्शन नरवाना, बी ऑप्शन जींद, सी ऑप्शन नारनौल, डी ऑप्शन रेवाड़ी। बाग वाला तालाब, जब मैं रेवाड़ी गया था तो मैंने ये देखा था, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा था। और इसका निर्माण रेवाड़ी के अंदर करवाया गया था, अहीर के द्वारा करवाया गया था। यहीं पर आपको एक राव तेज का तालाब भी देखने को मिलेगा रेवाड़ी के अंदर। लेकिन गौकर्ण तालाब पूछा जाए तो रोहतक में बताओगे मैना रेस्टोरेंट, रोहतक में बताओगे तेलियार झील, रोहतक में बताओगे कर्ण झील, करनाल में बताओगे खापड़वास झज्जर, भिंडावास झज्जर, और चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू, मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी, सटील सिटी हिसार, लो सिटी हिसार, इस्पात नगरी हिसार, पित्तल नगरी रेवाड़ी, छोटी पित्तल नगरी जगाधरी, आमों का मेला पिंजोर यादवेंद्र गार्डन में कब से? 1992 से जून जुलाई के महीने में लगता है। माता अंबा देवी का मंदिर अंबाला, काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र। बोलो जय श्री कृष्णा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? राज किया था किसने, किसके ऊपर? पांडवों ने किया था कुरुक्षेत्र के ऊपर। तो राजघाट गुरुद्वारा
कुरुक्षेत्र के अंदर है, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है, चिल्लाने से सर नहीं झुकता, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा के अंदर है, बोलो जय श्री कृष्णा, कपाल मोचन गुरुद्वारा बिल्ली की लाश बिलासपुर के अंदर है, मेरे कपाल में चढ़ गई, तो कपाल मोचन गुरुद्वारा बिलासपुर के अंदर देखने को मिलेगा। गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पर है? जितने भी पातशाही थे, छठी, नौवीं और 10वीं पातशाही, ये आप लोगों को कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेंगे। राइट आंसर इज कुरुक्षेत्र। छठी पातशाही के पास आप लोगों ने ही बताया था, मुझे करो याद, आप लोगों ने बताया था कि छठी पातशाही के पास क्या पड़ता, कौन सा तीर्थ पड़ता है, जिसको हमने क्या कहा था, सनहित सरोवर। ठीक है, जो भगवान विष्णु से संबंधित था। सनहित था या कोई और था, सोचो आप लोग। सनहित सरोवर, ठीक है, भगवान विष्णु से संबंधित था और रावण ने राम की पूजा की थी। और जो 9वीं पातशाही था, वहां पे स्थानेश्वर मंदिर था, जहां पे जिसका निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था और जिसका पुनर्निर्माण सदाशिव राव ने करवाया था। और 9वीं पातशाही गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद दमदमा साहिब गुरुद्वारा, जोर लगा दम लगा, कुरुक्षेत्र को कभी जीत नहीं पाएगा वरना। तो दमदमा और जोरा साहिब दोनों कहां पर बताए थे मैंने आपको? ऑप्शन ए है सोनीपत, बी पानीपत, सी पंचकुला, डी कर कुरुक्षेत्र में बताए थे। दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। लेकिन दमदमा वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर है, अबूब शहर पड़ेगा सिरसा के अंदर। और अगर आपसे खोल ही रहतान पूछे तो पंचकुला, बीर शिकारगढ़ पूछे तो पंचकुला, बीरवारा पूछे तो जींद जींद। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन कुरुक्षेत्र में कौन से गुरुद्वारे हैं? राजघाट भी बता दिया, गुरुद्वारा छठी पातशाही भी, दमदमा भी, ऑल इज दिस सभी है। उसके बाद 10वीं पातशाही गुरु, अभी तो मैंने बताया था 10वीं पातशाही गुरु, 9वीं पातशाही गुरु और छठी पातशाही कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद जोरा साहिब, अभी बताया था भाई, जोर लगा दम लगा तभी तो कुरुक्षेत्र को जीत पाएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है जोरा साहिब गुरुद्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारों में कौन से गुरुद्वारे हैं कुरुक्षेत्र में? 10वीं पातशाही बिल्कुल है जी, जोरा साहिब बिल्कुल है जी, ए और बी इज द राइट आंसर। उसके बाद गुरुद्वारा दशमेश, आपको याद करो, मैंने एक तो बताया था गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, श्री गुरु सिंह सभा, और दशमेश गुरुद्वारा दोनों के दोनों महेंद्रगढ़ में बताए थे मैंने आप लोगों को, करो याद। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्लाने से सर नहीं झुकाया जा सकता, सिरसा, सिरसा इज द राइट आंसर। उसके बाद नाहर सिंह का किला, नाहर सिंह, अगर आप लोगों से नाहर सिंह वन्य प्राणी अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी में बताओगे, और नाहर सिंह गोल्फ मैदान पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद में बताओगे, और नाहर सिंह का किला पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा फरीदाबाद। अरावली गोल्फ मैदान भी फरीदाबाद। लेकिन कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स पूछे तो ताउडू, मेवात के अंदर बताओगे आप लोग। उसके बाद कर्ण का किला, मैंने आपको कई बार बताया थानेश्वर के अंदर पड़ता कर्ण का किला। माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ मैत महेंद्रगढ़। आसीगढ़ का किला पूछे तो हासी के अंदर पड़ेगा। बावला का किला, ए रेवती मुझे बावला मत बना, रेवाड़ी में है बावला का किला। ताउडू का किला, अरे ताऊ मत रुला, मेवात के अंदर पड़ेगा ताउडू का किला। मटिया का किला, पल पल मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन तू, पल पल से पलवल और मट्टी से मटिया का किला। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? लाल मस्जिद दो जगह पर, रोहतक में भी है और रेवाड़ी में भी है। रोहतक की लाल मस्जिद बनी थी अकबर के समय, और रेवाड़ी की बनी थी अकबर के समय, और रोहतक की बनी थी हाजी आसिफ अली के समय, और गुरुग्राम की सराय अली वर्दी खान की मस्जिद बनी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, और रोहतक की दीनी मस्जिद बनी थी औरंगजेब के समय। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1517, बी 1526, सी 1532, डी 1539। जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, तब काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत के अंदर करवाया गया था। प्रथम युद्ध के बाद पानीपत की दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। तो आंसर रहेगा इसका बी इज द राइट आंसर। काबुली बाग मस्जिद 1526 में पानीपत में बनाई गई थी। उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा, बिल्कुल राइट आंसर है। अल्ताफ हुसैन हाली तो मैंने कई बार बताया है, उर्दू भाषा के कवि थे। 1837 में इन्होंने जन्म लिया था। मिर्जा गालिब इनके गुरु थे और इन्हीं का था घोषणा पत्र, याद करो ना, मुकद्दम में शेरो शायरी। ओके, और इन्होंने ही एक वो जारी किया था, आप लोगों ने बताया था मैंने आपको, उर्दू भाषा का घोषणा पत्र तो हो गया था, मुकद्दमे शेरो शायरी। एक और किया था इसने, तीरिया के मजूमम रचना किसकी है? तीरिया के मजूमम अल्ताफ हुसैन आली की थी। ठीक है, और इनको उलेमा की उलेमा नाम की उपाधि दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको। वीर उलेमा उलेमा था, उलेमा याद कर लेना, मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, तो अल्ताफ हुसैन अली का मकबरा कहां पर मिलेगा? पानीपत के आंसर रहेगा आपका सी इज द राइट आंसर। अगला है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? बिल्कुल राइट आंसर, शेख चिल्ली का मकबरा तो आपको थानेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद इब्राहिम लोधी, लोधी वाला याद करो बच्चों। पिंजौर में ना बाबा ना, गुरुग्राम में ना बाबा ना। इब्राहिम लोधी का मकबरा अगर आप लोगों से पूछे तो उसका आंसर आप लोग का क्या दोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं। इब्राहिम लोधी का मकबरा रेवाड़ी में? नहीं रे बाबा, पानीपत में। यस, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अल्ताफ हुसैन अली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल सही बात है, किसके लिए प्रसिद्ध थे? कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, उर्दू भाषा की कविताएं लिखते थे ये, और इनकी कविता का नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या था? क्या था रे? मैंने अभी तो बताया था आपको, इनकी कविता का नाम था, मैं भूल जाता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अल्ताफ हुसैन अली की मुकद्दम ए शेरो शायरी, मुकद्दम ए शेरो शायरी अल्ताफ हुसैन अली की कविता थी। ठीक है, एक तीरिया की मजूमम थी, तीरिया की मजूमम, याद आ गया मुझे। मुकद्दमे शेरो शायरी देख लेना इसकी थी कि नहीं, मुझे डाउट है, लेकिन ये जरूर थी इसकी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा, खाज मत कर, खाज मत कर, सोनीपत में। खाज मत कर, फिकर कर, खाज मत कर। तो फिगर खां का मकबरा और खिज्जर खां का मकबरा दोनों के दोनों सोनीपत में बताए थे मैंने, याद करो। ठीक है, ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा किस पत्थर से बना है? लाल पत्थर से बना है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? बिल्कुल सही बात है, उसको त्रिक पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। जो 0 केल्विन होता है और सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे निम्नतम बिंदु है। हाईएस्ट पॉइंट कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम टेम्परेचर की वैल्यू यही होती है, 0 केल्विन। तो या तो 0 केल्विन लिख सकते हो या ये पॉइंट लिख सकते हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। देखो, हीट का स्थानांतरण 3 तरीके से होता है। एक तो कंडक्शन होता है जिसको चालन कहते हैं, एक होता है संवहन जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, एक रेडिएशन होता है। सीधा एग्जांपल बता देता हूं आपको। मान लो सूरज से किरण आने लग रही, तारा दो रहा, दिस इज यूर सन, और ये आप हो, यहां से किरणें आ रही है तो ये रेडिएशन के रूप में आएगी आपके पास। ये मान लो आपके पास एक टोपिया, दिस इज ए टोपिया, नीचे लगा दी आग, यो पकड़न का है डंडूक, ठीक है ना। अब एक बात बताओ तुम्हें, इस टोपिया में पानी है कि कोनी? है ना। तो ये मान लो नीचे तो तुम आग दोगे तो पानी के पार्टिकल गर्म हो गए, कोनी होगे ना, गर्म होकर हल्के हो गए, हल्के को ऊपर उठेंगे, इसका स्थान लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा, वो भी गर्म हो जाएगा, गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठेगा। इसका मतलब ये पानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गर्म। और ये पानी के लिक्विड, तो इसका मतलब लिक्विड में तो हीट का स्थानांतरण होने लग रहा है संवहन क्रिया के द्वारा। और हवा में भी किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। और सॉलिड में होता है किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, अगर मैं तरतनु कह दूं टोपिया किस तरीके से गर्म होगा, टोपिया, तो टोपिया तो होगा कंडक्शन के द्वारा, और टोपिया में जो चाह होगी ना वो संवहनीय क्रियाओं के द्वारा होती, कन्वेक्शन के द्वारा।
ठीक है। और एक पॉइंट का और याद रखना, ये थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं ना, वो किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, वो संवहनीय क्रियाओं के द्वारा बताओगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। इसका असंवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कर लेना आप लोग गैस में और द्रव में, सीधा राइट आंसर कर लेना। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सबको पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। ठीक है, उसके बाद मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाएगा। देखो ये या सतारी मान लो आंख, दिस इज योर आई, इस आई में लाग रहा है यो लेंस, इसका नाम होया कर उत्तल लेंस। और या पकड़न की होया कर इसने सिलियरी मसल का आकर आपा, और यहाँ पे होया कर आपका रेटिना, इसके ऊपर इमेज बना कर हमेशा, समझ गए। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है, याद रखना, वास्तविक है। और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बना कर, इस पॉइंट ने भी याद रखियो। ठीक है, इब है ना तारे रोग हो रहा है निकट, जिसा नाम अनुसार काम है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट की वस्तु तो तुम्हें दिखने लाग रही है, दूर की कौन दिखती। और निकट की कद दिखेगी जब इसकी गोलाई बढ़ जाएगी, जब लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तो निकट की वस्तु तो दिखाई देती, दूर की दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसकी गोलाई कम हो, और गोलाई किस लेंस की कम होती है, अवतल की कम होती है। ठीक है, और यो उत्तल की गोलाई की होती है ज्यादा, तो आपको ये लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसमें यूज हो जाएगा आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं, सुन लो ध्यान से। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं दे रही। निकट की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लेंस की गोलाई बढ़ गई है, और लेंस की गोलाई होती है उत्तल लेंस में ज्यादा। लेंस की गोलाई बढ़ गई है, फोकल लेंथ कम हो गई है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन गए। ठीक है, अब हमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंस की गोलाई कम करनी पड़ेगी। गोलाई कम करने के लिए मुझे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पर। कैसा, रियल, कैसा, उल्टा, क्योंकि रियल हमेशा उल्टा ही बनते हैं, याद रखना। उसके बाद अगला अगला अगली बीमारी आ गई तारे, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला तो दूरदृष्टि का मतलब बता दूं, दूरदृष्टि का मतलब है तारी लेंस की गोलाई क्या हो रही है, कम हो रही है। लेंस की गोलाई कम हो रही है तो इमेज जो था रेटिना पे न बनकर रेटिना के दूर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बनाना यहाँ पे है, यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगी इसकी, दूर की वस्तु देखने लग रही है, लेंस की गोलाई कम हो रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगी। फोकल लेंथ बढ़ जाए तो पावर कम हो जाए है, पावर कम होगी तो इसका मतलब इमेज बननी चाहिए थी, इस पे बन गई यहाँ पे, इसलिए इस लेंस की गोलाई में बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ाने खातिर अपन है उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, याद रखना इसका। तो इसमें क्या जाएगा, दूरदृष्टि के लिए आपको क्या बताया था मैंने अभी पीछे, देखो ये पीछे बना दिया ना, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये डी गलत हो जाएगा और सारी बात ठीक हो जाएगी इसकी। दाढ़ी बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग। देखो अवतल दर्पण और बताऊं मैं तारती, मान लो ए यो है, यो नूस है, यो पी पॉइंट है, यो फोकस पॉइंट है, और यो सी पॉइंट है। अब यहाँ पर वस्तु रख दी तो ये वस्तु सारी किरणा इस फोकस पर इकट्ठा कर देगी, इकट्ठा करेगी तो मतलब एक जगह पे इकट्ठा करे है। तो पहला पॉइंट तो अवतल जो दर्पण होता है ना आपको, जिसको आप कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव को कन्वर्ज मिरर कहते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण को डाइवर्ज कहते हैं, ये दूर दूर भगाता है। ठीक है, इसको डाइवर्ज कहेंगे। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कन्वर्ज, इसे का अवतल दर्पण का प्रयोग आप गाड़ियां की हेडलाइट में कराएंगे, सर्च लाइट में कराएंगे, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करेंगे, और भाई आंख नाक कान के डॉक्टर के द्वारा यूज करेंगे। और उत्तल दर्पण का प्रयोग आप स्ट्रीट लाइट में, गलियों की लाइट में करेंगे, और गाड़ियों के साइड मिरर में करेंगे। उत्तल दर्पण को आप सारी दर्पण डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, और अवतल दर्पण को आप कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। अब अभी सारी दर्पण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तत्व कौन सा है। मैंने क्या बताया था, जो करस्ट है ना, करस्ट, करस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बताया था, उसके बाद सिलिकॉन बताया था, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम बताया था। तो दूसरे नंबर पर तो सिलिकॉन पाया जाता है, और अगर सबसे ज्यादा धातु पूछ ली जाए तो एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा तत्व पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन बताओगे, आंसर रहेगा ए। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो कार्बन जो 18% पाता है, और ऑक्सीजन 65% पाता है। ठीक है, और एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तीसरे नंबर की गैस पूछे
वायुमंडल में तो बता देना आप लोग, आर्गन पाई जाती 0.93%। और सबसे ज्यादा इनर्ट गैस पूछे तो भी आर्गन बताओगे, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बताओगे। अगला क्वेश्चन, चूने पत्थर का रासायनिक नाम। चूना पत्थर क्यों है? CaCO3। इसने कैल्शियम कार्बोनेट क्या करा, इसे ना संगमरमर क्या करा, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? कार्बन तो भाई तुमने बेरा है, ए धातु होती कार्बन, तो हीरा में भी हुआ है, ग्रेफाइट में भी हुआ है, कोयले में भी हुआ है, बालू में कौन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर उपस्थित अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम वास्तव में किनके सहजीवी? सहजीवी क्यों या करे? सहजीवी मतलब लाइकेन है ना, ये दो चीजा तो मिलकर बन रहा है, शैवाल तय और कवक तय। कवक ने क्या करा? फंगी। शैवाल ना एल्गी। तो कवक शैवाल में हो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रोप्स अपना भोजन खुद बनाओगा, और कवक क्या करेगा? इस खातर पानी पूनी देगा। तो अगर कवक नहीं होगा ना तो इस शैवाल को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और भोजन बनाने के लिए पानी वगैरह नहीं मिलेगा। और अगर ये शैवाल नहीं होगा तो कवक को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। इनको सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। और जहां पे भी लाइकेन होगा वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं मिलेगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। और लाइकेन जो होता है, ये जो आपका लिटमस पेपर होता है सुना, जो एसिड बेस का इंडिकेटर होता है, वो भी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन में कौन सा? रोसेला नाम का लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो इस ये किसके बीच में सहजीवी हो गया? कवक के बीच में और शैवाल के बीच में। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा की ये जड़ें होती हैं पौधों के अंदर। पौधों माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है पौधों के बीच में और कवक के बीच में। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला मिलान करना है, टाइलिन के है, पेप्सिन के है, रेनिन के है, ऑक्सीटोसिन के है। ऑक्सी टाइलिन तो मैंने तरत बताया था, याद करो। टाइलिन के करे है? स्टार्च ने तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन प्रोटीन ने तोड़ेगा, ठीक है। रेनिन दूध में घुली प्रोटीन को भी तोड़ता है, और रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलता है। ये होता है रेनिन का एक काम, ये भी होता है। टाइलिन का स्टार्च को पचाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो वसाओं को जल अपघटित करेगा, ठीक है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ना ना ना, वसाव का जल अपघटित ऑक्सीटोसिन नहीं करेगा, सॉरी, ये करेगा। मसल्स जो होता है ना उसको सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन भी लगती है गाय वगैरह को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो होता है वो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। ये जो है आपका किडनियों में से निकलता है एड्रेनलिन नाम का हार्मोन, जो जो मतलब एक प्रकार से है ना, जैसे मान लो कि आप है ना कोई इसी कंडीशन पर फंस गए कि मतलब आपको तुरंत डिसीजन लेना है, तो उस टाइम पे एक्टिव कौन होता है? एड्रेनलिन नाम का हार्मोन होता है। इंसुलिन अग्नाशय में से निकलता है, ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। एस्ट्रोजन आपको बता ही दिया मैंने, एस्ट्रोजन लड़कियों में निकलता है एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बर्थ हार्मोन कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला का फिर हार्मोन अपना आपने वो करना है, हार्मोन कौन सा इसमें है? हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल के स्पर्म में निकलता है, ठीक है। एंजाइम क्या है इसमें? लाइपेज, जो वसा को तोड़ता है। और पॉलीमर बहुलक पॉलीथीन होती है, पॉलीमर है ये। और जो फास्फोलिपिड होता है लेसिथीन होता है। बताया था ना 3 प्रकार की फैट बताई थी मैंने, याद करो। ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ठीक है ये। तो ये लेसिथीन होता है इसका आंसर। ये मिलान कर लेना आप लोग इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।